वेलकम टू एनटीटी डे 76। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 483 से 490 तक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम। इसके ऊपर का पोर्शन कर चुके हैं, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। इसके पहले हमने टीचिंग हिस्ट्री पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। अब हम ज्योग्राफी पढ़ाने का यानी जो भूगोल होता है उसे पढ़ाने का क्या एम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के भिन्न भिन्न विषय यानी जब हम एजुकेशन देते हैं या लेते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर विषय का किसी न किसी सीमा तक शिक्षा का साधारण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। यानी जो भी विषय हम पढ़ते हैं, शिक्षक उसका उद्देश्य क्या होता है, उस पर्टिकुलर विषय में हमें ज्ञान प्रदान करना, एक्सपर्टीज प्रदान करना, और उसका हर एक विषय का अपना अपना उद्देश्य होता है। शिक्षा के उद्देश्य ही विभिन्न विषयों के शिक्षण के उद्देश्य हैं। यानी टीचिंग का उद्देश्य क्या है, टीचिंग का भी वही उद्देश्य है जो एजुकेशन का उद्देश्य है, यानी कि विषय का ज्ञान प्रदान करना। किसी भी विषय को सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए आवश्यक यह है कि उसके पढ़ाने के उद्देश्य को समझ लिया जाए। यानी कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं किसी को, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ज्योग्राफी हम पढ़ा क्यों रहे हैं। क्या इसके पीछे इसको पढ़ाने से बच्चों का कुछ भला होगा, उनको कुछ नॉलेज मिलेगा, या ऐसी कोई चीज तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं जिसका लाइफ में कभी भी दूर दूर तक यूज ना हो, नामो निशान ना हो। तो पहले तो पता होना चाहिए हमें किसी चीज को पढ़ाने के पहले कि उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव की पूर्ति उससे, एम की पूर्ति उससे हो रही है। ठीक है, किसी विषय में प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति करने में उस विषय का अध्यापक किस सीमा तक सफल होता है। तो यानी कि अगर आपने जो बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो किस बात से पता चलेगा कि आप कितना सफल हुए हैं उस विषय को पढ़ाने में। तो अगर बच्चे को सपोज ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, किसी मैप के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चा अच्छी तरह से समझ जाता है उस चीज को और आगे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करता है, इसका मतलब कि आपका एम जो है उसको पढ़ाने का वो कंप्लीट हुआ है। ऐसी बात से उस अध्यापक की योग्यता यानी उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी शिक्षण क्षमता यानी उसकी टीचिंग जो मेथड होता है या प्रोसीजर होता है, और अध्यापक की सफलता यानी आप कितना पढ़ा पाए और समझा पाए उस बच्चे को, इसका पता चलता है। यानी ओवरऑल अगर ज्योग्राफी पढ़ाने का जो भी उद्देश्य है वो बच्चा अच्छी तरह समझ जाता है, इसका मतलब कि आप एक अच्छे टीचर हैं। अब हम आएंगे कि उद्देश्यों का क्या महत्व है। कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है ना कि इस काम को करने का उद्देश्य क्या है, होगा क्या इस काम को करके, तभी तो हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं। यानी उस उद्देश्य का, उस एम का महत्व क्या है। किसी विषय के उद्देश्य और लक्ष्य का निर्धारण एक शैक्षणिक आवश्यकता है। यानी एजुकेशन की देने की एक नीड है कि उस विषय का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, बच्चों को पढ़ाने का ये पता चले, है ना। एक विषय का महत्व तभी है जब उसके अध्ययन से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है, तभी तो उसका इंपॉर्टेंस है। अगर कोई चीज, जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं तो बच्चे को यूज होगा ही। तो उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात ही शिक्षक विषय की पाठ्य सामग्री यानी सिलेबस और जो भी चीजें उसके लिए जरूरी है उसकी व्यवस्था करता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यानी सबसे पहले तो ये समझ लिया कि हाँ, ये पढ़ाने से बच्चों को ये फायदा होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग शिक्षक तैयारी करता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। उद्देश्य और लक्ष्य ही शिक्षण विधि को निर्धारित करते हैं। यानी उद्देश्य यानी एम जो होता है हमारा, वही उसी से डिसाइड होता है कि हम किस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे। जेम्स फेयरग्रीव के अनुसार भूगोल या ज्योग्राफी शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, यानी ज्योग्राफी टीचिंग का उद्देश्य भावी नागरिक को यानी हमारे जो फ्यूचर जो नागरिक बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, उनको वृहत यानी बहुत बड़ा, हमारा पूरा वर्ल्ड जो है ग्रेट है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो विश्व क्षेत्र की दशाओं, कौन सा देश कहाँ पर है, कैसा है, उसकी बाउंड्रीज कहाँ है, सीमाएं कहाँ है,
किस तरह का मौसम है, कैसे लोग रहते हैं। तो विश्व क्षेत्र की दशाओं की वास्तविक कल्पना करने में, इमेजिन करने में, हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सपोज किसी दूसरे देश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम उस वहां पर जाते तो है नहीं वहां पे, है ना, लेकिन इमेजिन करवा सकते हैं। जब हम बच्चों को बता रहे हैं इस तरह से, तो बच्चा उस देश को अपने आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लेता है। ठीक है, तो कल्पना करने के में शिक्षित करना, यानी हम ऐसा इस तरह से बताएंगे उस देश की ज्योग्राफी को कि बच्चा इमेजिन कर सके और उसको अच्छी तरह से समझ सके। इस प्रकार दुनिया में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में निष्पक्ष होकर विचार करने में सहायता करना। यानी हम जब भूगोल पढ़ते हैं, आप देखे होंगे, तो इसमें क्या हम पॉलिटिकल, जैसे मैप वगैरह भी अगर हम पढ़ाते हैं, तो पॉलिटिकल, फिजिकल, ये सारी चीजें और उस समय के उस देश की सोशल सभी चीजों के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा यहीं बैठे बैठे ही इमेजिन करके समझ लेता है। ठीक है, उसी का ही इंग्लिश वो है। यहाँ पे जो लिखा है ना, द फंक्शन ऑफ ज्योग्राफी इज टू, ब्रेन लिखा है, उसको ट्रेन समझिएगा, TRAIN, ट्रेन करना बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भूगोल शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। पहला, भौगोलिक नियंत्रण का अर्थ स्पष्ट करना। भौगोलिक नियंत्रण यानी कि कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया कौन से देश के कंट्रोल में है। आप जानते होंगे, बाउंड्रीज जानते होंगे, है ना, हर देश की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, तो किसके नियंत्रण किस पर है, किस तरह का नियंत्रण है, उसको स्पष्ट करना। भूगोल को पढ़ाने का उद्देश्य मानव जीवन पर पड़े हुए भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव को स्पष्ट करना है। भौगोलिक परिस्थिति, किस तरह के देश में रहते हैं, सर्द देश है, गर्म देश है, या कोई डेजर्ट एरिया है, बारिश ज्यादा होती है, वहां रहना, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां का मौसम, इन सभी के प्रभाव को अपने लाइफ पर, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वहां की भौगोलिक दशा, मौसम, इन सभी चीजों का हम पर प्रभाव पड़ता है। भूगोल अध्यापक जो होता है, यानी ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर का भी कर्तव्य है कि छात्रों को बताए कि किस प्रकार मानव जीवन, यानी हमारा जो ह्यूमन लाइफ होता है, लाइफस्टाइल होता है, उसकी क्रियाएं, यानी उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, और संपूर्ण कल्चर प्रकृति के नियंत्रण में है। सब कुछ, हमारा सब कुछ ही प्रकृति के नियंत्रण में है, और हर जगह का मौसम, हर जगह का ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिकल जो एक्सपेक्ट होता है वो अलग अलग होता है, और उस हिसाब से इंसान भी वहां पर एक्ट करता है, एक्टिविटी करता है। और मानव किस प्रकार अपने धैर्य, विवेक और निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक को, जीवन को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। हर देश की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, डिमांड होती है, उसके अनुसार वहां पर लोग रहते हैं और उस पर विजय भी पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, मानसिक अनुशासन का विकास। ये मानसिक अनुशासन के विकास के बारे में इसको एलाबोरेट नहीं किया है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। मानसिक अनुशासन मतलब हमारे दिमाग पर कंट्रोल, हम अपने किस जगह पर रहते हैं, किस तरह की हमारी ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है जगह का, उस हिसाब से हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, हम उस हिसाब से वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं, हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, हमको अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में सब कुछ पता चलता है, और उस हिसाब से सपोज आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ का मौसम गर्म है, सपोज आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ठंडी है, तो आपका दिमाग अपने आप बता देगा कि हाँ, मुझे वहाँ पे गर्म कपड़े लेकर जाना है, इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहना है। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग भी जो है इन सब चीज़ों को सीखता है, और हम जहाँ पर जाते हैं उसके अनुकूल वहाँ पर जाकर अपना काम करते हैं। थर्ड है नागरिक और सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है, भूगोल शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें विद्यार्थियों की नागरिकता, यानी हमारा जो सिटीजनशिप होता है, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, ये सारी चीजें, और सामाजिक गुण यानी सिविक्स के जो आप कह सकते हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या एक्ट हैं, रूल्स रेगुलेशन है, इन सब चीजों को पढ़ना और हमारे अंदर उन गुणों का विकास करना, ये सारी चीजें ही आप सोशल साइंस में देखेंगे आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। जेम्स फेयरग्रीव के अनुसार भूगोल का कार्य भावी नागरिकों को, यानी सिटीजन्स को, अच्छा ये दोबारा दिया है, इसको छोड़ दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है,
माध्यमिक स्तर पर भूगोल यानी ज्योग्राफी जो होती है शिक्षण का उद्देश्य भावी नागरिकों का प्रशिक्षण माना जाता है। यानी ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं या कह सकते हैं सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं, उसी से ही हम एक भावी नागरिक यानी सिटीजन बनाने के लिए उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। फोर्थ है देश प्रेम की भावना का विकास। भूगोल शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना है। देश प्रेम के लिए आवश्यक है कि हम अपने देश की स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, व्यवसाय, खनिज और उद्योग धंधों को समझें। क्या है यहाँ पर, किस कौन सी चीज बहुत ज्यादा मिलती है, किस चीज की कमी है, इन सभी चीजों के बारे में, देश के बारे में हम जैसे जैसे पढ़ते हैं उतना ही हमें देश प्रेम जो है, अपने नेशन के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार जो है वो बढ़ता है। इस जानकारी के आधार पर उसमें देश प्रेम की भावना का विकास होता है। इसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका। भूगोल शिक्षण का सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। सांस्कृतिक का अर्थ है सांस्कृतिक सार्वभौमिक सत्ता, यानी हमारा कल्चर जो इतने सालों से, हजारों सालों से जो चला आ रहा है, जिसको कला, साहित्य दर्शन, कला यानी आर्ट जो होता है, साहित्य दर्शन, लिटरेचर कह लें, साइकोलॉजी कह लें, विज्ञान और धर्म में व्यक्त किया गया हो, तो कि उदार सौंदर्य अनुभूति है। यानी जब हम पढ़ते हैं तो उस चीज की अनुभूति करते हैं, हम अपने अंदर उसको फील करते हैं। इसके बाद है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। इतिहास की भांति भूगोल भी चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी भूगोल में भी चरित्र चित्रण आप कह सकते हैं का इम्पोर्टेंट काम होता है। वास्तव में प्रकृति ही सच्ची गुरु है और पथ प्रदर्शक होती है। तो हम ज्योग्राफी में पूरा का पूरा नेचर और इन सब के बारे में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि नेचर ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, पथ प्रदर्शक है, तो हम उसी से सब कुछ सीखते हैं। प्रोफेसर एल.एफ. होल्टेज ने भूगोल के उद्देश्यों को दो वर्ग में विभाजित किया है। पहला है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल कह सकते हैं उद्देश्य, और दूसरा सांस्कृतिक यानी कल्चरल उद्देश्य। पहला प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्ट है या एम है, उसमें क्या आएगा देखिए, पॉइंट नंबर 1, भौगोलिक ज्ञान यानी डेमोग्राफिकल यानी या ज्योग्राफिकल, कहाँ पे है, किस ऊंचाई पर है, कहाँ पर स्थित है, कैसा एरिया है, इसके द्वारा व्यवसाय और उद्योग धंधों में उन्नति में सहायता मिलती है। ठीक है, आपको पता है कि इस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर लैंड एरिया मिलेगा यानी प्लेन एरिया मिलेगा, तो वहाँ पर हमें फैक्ट्री वगैरह लगाने को मिल जाएगा। अचानक से आप बोलेंगे कि मैं हिमालयन एरिया में जाकर बसूंगा, तो क्या आप वहाँ पे तुरंत कोई उद्योग धंधा खोल सकते हो क्या? नहीं हो सकता है ना। दूसरा, समाचार पत्रों और पुस्तकों में आने वाले भौगोलिक संदर्भ का स्पष्टीकरण। सपोज अगर आपको भूगोल से यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स एंड टॉपिक्स पता हैं, तो आप जब भी कहीं पर सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे या बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कहते हैं ना, ज्योग्राफी में हम बात करते हैं ना, हाउ मच अबव फ्रॉम द सी लेवल, और किस तरह का एरिया है, या चाहे आप पत्थरों की, रॉक्स की बात करें, चाहे आप खनिजों की बात करें, तो हमको कुछ भी बोलने से हमको समझ में आता है कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। भूगोल स्थल संबंधी ज्ञान कराता है, यानी उस जगह के संबंधी हमको पूरा का पूरा ज्ञान देता है। देन पर्यटन की इच्छा जागृत करता है। अगर आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ ऐसा है वैसा है, तो मन में आता है ना जरा सा घूम के आ जाए, यानी घूमने फिरने के लिए मन में इच्छा जागृत करता है। भूगोल के अध्ययन से जीवन की परिस्थितियों के भौगोलिक तथ्यों की सूझ पैदा होती है। यानी भूगोल जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अलग अलग एरिया में, सपोज आप सहारा डेजर्ट या कोई भी आप अपने कंट्री के ही थार डेजर्ट में या कहीं पर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ किस तरह से चलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्देश्य या कल्चरल एम। पहला, प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें नेचर चाहे देखते हैं, किसी चीज़ में उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य हमारी आंखों को अच्छा लगता है, आनंद देता है।
भूगोल प्राकृतिक दृश्यों, शक्तियों एवं जीवधारियों को समझने और सराहने में सहायक होता है। सपोज आप ज्योग्राफिक चैनल कहीं देख रहे होंगे, डिस्कवरी चैनल या कुछ भी, नेशनल ज्योग्राफिक, क्या होता है इसमें जब चीज़ें दिखाती हैं हमको कितना अच्छा लगता है। कोई जंगल दिखा रहा हो, कोई वाटरफॉल दिखा रहा हो, या बुक में ही आप पढ़ते सुनते हैं या देखते हैं, तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना, उसके बारे में जानने समझने की इच्छा होती है। भूगोल विचार करने का एक अभ्यास कराता है, इमेजिनेशन करने का, विचार करने का, सोचने समझने का एक प्रैक्टिस कराता है, जिससे मनुष्य संसार की वस्तुओं को मानव पृथ्वी समन्वय यानी ह्यूमन और नेचर इंटरेक्शन की दृष्टि से मूल्यांकन करता है कि वहाँ के लोग किस तरह की परिस्थिति में रहते हैं, हम कैसी परिस्थिति में रहते हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, हम वहाँ पे चले जाएंगे तो कैसा होगा, वहाँ के लोगों को अगर यहाँ ले आया जाए तो किस तरह से फील करेंगे वो, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हम उसको एनालाइज करते हैं। उद्देश्य सामान्य होते हैं जबकि प्रायः उद्देश्य सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से ये सेंटेंस टोटली मुझे भी समझ में नहीं आया, आप भी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये उद्देश्य के बारे में ही या एम के बारे में ही बताना शायद चाह रहा हो कि उद्देश्य है क्या चीज़, एम है क्या चीज़। तो उद्देश्य सामान्य होते हैं यानी जनरलाइज होते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ को पढ़ने का, करने का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या सीखने वाले हैं, वो होता है उद्देश्य, ठीक है। ज्ञान को समझने का उद्देश्य, प्रवीणता और दक्षता के विकास संबंधी उद्देश्य, यानी ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ उद्देश्य कह सकते हैं आप, अलग अलग एम क्या होते हैं, अलग अलग एम। तो पहला तो होता है जो चीज़ आपको ज्ञान दी जा रही है वो उसको समझने का उद्देश्य। दूसरा प्रवीणता यानी एक्सपर्टाइज मिलने, किसी चीज़ को सुना है आपने, समझा है, पढ़ा है, तो उसमें आप एक्सपर्ट अगर हो जाते हैं, आप उसमें प्रवीण हो जाते हैं, हैं? और दक्षता यानी कैलिबर हो जाए, आप में कैपेबिलिटी आ जाती है उस चीज़ को समझने और करने की। देन अभिवृत्तियों का निर्माण, अभिवृत्ति यानी किसी चीज को देखना और उसको सोच समझकर फिर हमारे अंदर एक इमेजिनेशन, किसी चीज को देखकर अभिवृत्ति पैदा होती है, उसको उसके बारे में अपने आप अंदर एक एनालिसिस जो है वो चलता रहता है। फोर्थ है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, यानी उद्देश्य अल्टीमेटली हर चीज का ही होता है उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान के प्रयोग संबंधी उद्देश्य, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका कहाँ पर किस तरह से प्रयोग किया जाए, वो होता है एक तरह का उद्देश्य। फिर गुण ग्राहकता के उद्देश्य, गुण ग्राहकता किसी का अच्छी चीज को ग्रहण करना अपने में, ठीक है, उसे कहते हैं गुण ग्राहकता, एडेप्टेशन, सामने वाले का या किसी चीज का, अच्छी चीज को समझना। देन रुचि का उद्देश्य, इंटरेस्ट लेना, कोई भी चीज हम पढ़ते लिखते हैं तो इंटरेस्ट इज द मेन मोटिव, ठीक है। उद्देश्य वास्तविक रूप में एक कथन होता है ना, एक कथन, एक क्या कहेंगे, कहना जिसे कहते हैं, कथन होता है या बात होती है जो व्यक्ति व्यवहारिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी कि उस ज्ञान को लेने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया है, यानी अननोन से अब वो नोन की तरफ आ गया है, कि यानी कि जो चीज उसको नहीं मालूम थी वो चीज अब उसको पता चल गई है, ठीक है। तो वो और उस चीज को किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा है। तो ये निम्नलिखित दो तरह के होते हैं, एक पहला है शैक्षिक उद्देश्य और दूसरा शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य। सबसे पहले हम आएंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर। शैक्षिक उद्देश्य उन व्यावहारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जो छात्रों में निश्चित सुनियोजित रूप से पूर्व नियोजित शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से लाए जाते हैं, यानी कि जो टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं पूरा प्लान बनाकर, आपका मोटिव क्या है, उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज देना। और जब आप उस बच्चे को नॉलेज दे चुके होते हैं तो वो नॉलेज ग्रहण करने के बाद बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन, यानी अब वो सपोज कोई फॉर्मूला पढ़ा लिए हैं तो अब क्या उस सम को या उस जो भी प्रॉब्लम है उसको वो उस फॉर्मूला से सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, ये होता है उसके अंदर का परिवर्तन,
ठीक है। इनका स्वरूप विस्तृत और व्यापक होता है, बहुत वाइड रेंज है इसका, और पृष्ठभूमि यानी कि इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, मतलब आपके दिमाग में दार्शनिक होती है ये, ठीक है। आई के डेविस के शब्दों में सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यानी सीखना मतलब परिवर्तन लाना। को आप सीखने से पहले कैसे थे, सीखने के बाद कैसे हैं। एडिशन सीखने से पहले क्या करते थे आप, एडिशन सीखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ये है परिवर्तन, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल चेंज, ये टोटली गलत सेंटेंस है, जो ऊपर जो हिंदी दिया है ये गूगल ये होता है, इसलिए ये बहुत गड़बड़ होते हैं इसके वो। तो सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यानी कि जो आपने परिवर्तन अपेक्षित किया है, जो आपने चेंजेस चाहे हैं सिखाने के बाद, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की तरह ही टीचिंग ऑब्जेक्टिव भी का उद्देश्य भी छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से ही संबंधित है, किंतु इसका स्वरूप संकुचित यानी बहुत छोटे लेवल पे। एजुकेशन का उद्देश्य बहुत वाइड होता है, टीचिंग का उद्देश्य कम होता है, छोटा होता है, सीमित होता है, स्पेशल होता है, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक होती है, साइकोलॉजिकल होती है, वो वाला जो था दार्शनिक था बिल्कुल, है ना, और ये है साइकोलॉजिकल, और यह स्पष्ट रूप से शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है जो है शैक्षिक उद्देश्य है ज्ञान देना, और शिक्षक का उद्देश्य है उस पर ज्ञान तो बहुत अथाह होता है ना, कोई लिमिट नहीं होती उसकी, लेकिन एक सब्जेक्ट के टीचर का उद्देश्य, हाँ मैं मैथ्स में ये पढ़ाऊंगी, एक लिमिटेड होता है, उसमें प्रैक्टिकल होता है, स्पेशल होता है, और एक प्रॉपर इसमें एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ज्ञान कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से, यूट्यूब से, बुक से, किसी भी चीज से, है ना। लेकिन टीचिंग जब टीचर उसको स्पेशली टीच कर रही हो, ठीक। अब आते हैं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। थर्बर तथा कोलेट ने अपनी पुस्तक साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया है। विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए, साइंस पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके बारे में कुछ सुझाव उन्होंने दिया है। सबसे पहला तो देखें कि उसकी उपयोगिता क्या है, यूजफुलनेस क्या है। छात्रों के तत्कालिक तथा भावी जीवन में, यानी अभी के जीवन में और फ्यूचर के जीवन में प्राप्त ज्ञान जो आप दे रहे हैं साइंस का, उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा, योग्यता, यहाँ पे उसको फिटनेस लिखा है। ज्ञान को व्यापक उद्देश्य में सहायक अनुक्रम के अनुकूल होना चाहिए, यानी योग्य है कि नहीं, यहाँ पे वो फिटनेस नहीं है जो आप फिटनेस हम यूजुअली यूज करते हैं। योग्यता यानी जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को, वो उस ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य है भी या नहीं, ठीक है। थर्ड है सामयिकता, यानी अभी के हिसाब से वो समसामयिक है, यानी कि पढ़ाना जरूरी है उसको, उसका कोई काम है। अगर आप आज के एज में साइंस जब इतना तरक्की कर चुका है, आप उसको स्टीम इंजन पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि उसकी कोई उपयोगिता है उसके लाइफ में। स्टीम इंजन की, स्टीम इंजन तो कई सौ साल पहले आकर जा चुका, अब उसकी जगह पे तो एकदम एडवांस इंजन आ रहे हैं। तो समझना होगा कि उस चीज को पढ़ाने का उसका कोई उद्देश्य है भी या नहीं। विज्ञान शिक्षण भूतकाल के ज्ञान और मान्यताओं पर आधारित ना होकर वर्तमान में प्रत्यक्षतः संबंधित होना चाहिए। भूतकाल में जो इन्वेंशन हो चुके हैं, जो कुछ भी पता लग चुका है, वो तो ठीक है, वो तो गया, अब उसकी जगह पे तो कितना कुछ आ चुका है। तो अभी के हिसाब से होना चाहिए, अभी के प्रेजेंट उसके, और थोड़ा बहुत फ्यूचर, ताकि आगे भी, लेकिन फ्यूचर में तो वो और ज्यादा अच्छा होता ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट है
व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी वो प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है। ज्ञान विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त और संभव होना चाहिए, यानी कि जो भी अनुभव मिल रहा है, जो भी उसने पढ़ा है साइंस में, वो प्रैक्टिकल है, यानी उसको डे टू डे लाइफ में वो काम आ रहा है या नहीं। इसके बाद है औचित्य। इसका जो एप्रोप्रिएटनेस दिया है वो गलत इंग्लिश है इसके लिए, औचित्य के लिए। आप बोलते हैं ना, इस बात का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, क्या है इसको बोलने करने का। तो प्राप्त ज्ञान छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार, और परिपक्वता, यानी वो बच्चों का लेवल है कि नहीं। उस आप नर्सरी के बच्चों को आप स्टीम इंजन या जो भी इंजन पढ़ाएंगे तो क्या समझ में आएगा, क्या उसको नहीं आएगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है उसको। और परिपक्वता, बच्चे में मैच्योरिटी है ही नहीं उस इंजन को पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ेगा बच्चा, समझेगा भी क्या। ठीक है। इसके बाद है विज्ञान शिक्षण उद्देश्य का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस। साइंस का पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो इसका महत्व निम्न प्रकार है। पहला, मूल्यांकन तथा मापन में सहायता के लिए। मूल्यांकन उसका आप करते हैं ना, किसी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में उसका असेसमेंट करना, इज कॉल्ड मूल्यांकन। और मापन, मापना, यहाँ पे कोई नापतोल नहीं है, हर चीज के लिए मापना या मापन जो है एक स्टैंडर्ड वर्ड है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी जो भी आपने सिखाया बच्चा उस पर कितना खरा उतरा, वो है उसका मूल्यांकन, असेसमेंट करना। ठीक है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस असेसमेंट होते रहना चाहिए बच्चे का, कि आप जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चे में उसका कुछ भी उसको लाभ मिल रहा है या नहीं है। ठीक है। जिसमें नियमों और सिद्धांतों तथा पाठ्यक्रम के तथ्यों के विषय में आलोचनात्मक निर्णय लिया जाता है। जो भी चीज आपने पढ़ाई है कितना सही है, क्या गलत है, आलोचनात्मक कह सकते हैं आप, क्रिटिकल वे में, उसमें क्या सही है और क्या गलत है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ कुछ अच्छा और कुछ बुराई होती ही है। तो जो भी आपने पढ़ाया है कहाँ तक उस मकसद में आप कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य को सीमित करने के लिए। शिक्षण एक विस्तृत प्रक्रिया है, शिक्षण, टीचिंग कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा ही चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग। ठीक है। तो शिक्षक के लिए इसे निश्चित सीमा में बांधना, यानी कि एक लिमिट के अंदर उस टॉपिक को स्टार्ट करना, पढ़ाना, समझा देना, जिससे वांछित लाभ प्राप्त हो सके बच्चों को। ये एक बहुत कठिन कार्य है हालांकि, क्योंकि आप जिस टॉपिक को बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, आपने एक कुछ पीरियड्स आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतने पीरियड में मैं बच्चों को सिखा दूंगी, और बच्चे को ये नॉलेज आ जाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपके कार्य को सीमित लिमिटेशन में बांधती है, ताकि आप उस काम को उस लिमिट के अंदर कंप्लीट कर सके। और थर्ड है पाठ्यक्रम को प्रभावशाली, यानी जो भी सिलेबस है उसको इम्पैक्टफुल बनाना, ताकि बच्चों के काम का हो वो। ठीक है। विज्ञान के द्वारा पाठ्यक्रम के संपूर्ण स्तरों को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है, यानी सिलेबस में जितना कुछ है उसको एक लेवल वाइज, स्टेप वाइज उसको प्रेजेंट करने में सहायता मिलती है। इन व्यवहारिक परिवर्तनों को प्राप्त करने का ज्ञान आरंभ है निर्धारित उद्देश्यों को आधार मानकर, इन व्यवहारिक परिवर्तनों को प्राप्त करने के ज्ञान को आरंभ मानकर, निर्धारित उद्देश्यों का आधार मानकर किया जा सकता है। सेंटेंस बहुत गड़बड़ है, आप समझ सकते हैं कि हमारे व्यवहार में जो किसी चीज से ज्ञान लेकर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के द्वारा हम अपना जो उद्देश्य है उसको पढ़ने का, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, और अपने डे टू डे लाइफ में और आगे भी उसमें हम उसको अपने लाइफ के साथ इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये होता है असली उद्देश्य। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। ठीक है। जो कि हमको लाइफ लॉन्ग काम में आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद का हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।